दोस्तों 2 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। ओके, इसलिए लगातार दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बैंक तैयार कराते जा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन बैंक से ही रहते हैं। तो यदि हम क्या है क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों 100% हम क्या है फुल स्कोर करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। ओके, तो देख लेते हैं। आपके इस प्रकार से ब्लूप्रिंट था पूरा। तो यहाँ दोस्तों आपके टोटल पहले पुस्तक से 3 अध्याय, दूसरी पुस्तक से आपके 4 अध्याय आने थे। ओके, तो मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको वस्तुनिष्ठ कवर करा दिए थे। पार्ट 3 में दोस्तों मैंने आपको जो पहली पुस्तक के आपके जो 3 अध्याय आने थे, ओके, वो उनसे क्वेश्चन आंसर कवर करा दिए हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट 4 है। इसमें दोस्तों मैं आपको दूसरी पुस्तक के जो आपके ये 4 अध्याय हैं इनके क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। ओके, जिन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो 4 वीडियो टोटल रहने वाली है। तो चारों वीडियो में जो भी आपको बताया है, पहली 2 वीडियो में आपके ऑब्जेक्टिव, लास्ट की 2 वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर, तो कंप्लीट क्वेश्चन बैंक आपका तैयार हो जाएगा। ओके, और तैयार अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो फिर दोस्तों आप क्या है 80 में 80 स्कोर करेंगे पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। दोस्तों दूसरी बुक से हमारा पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इससे हमें देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। ओके, टीचर ने कहा है ये टाइप नहीं कर पाए होंगे, तो उन्हें जो हाथ से लिख के पहले बनाते हैं, जैसे मैं भी जो कंटेंट बनाता हूँ आपको, ये आपको टाइप करके, ओके, तो बोले हाथ से तैयार करके दिया जाता है, पर टाइपर क्या टाइप करता है। अब लेकिन मान लीजिए किसी कारण से टाइपर नहीं टाइप करे मुझे, लेकिन आपको अभी वीडियो देना है तो मैं हाथ से लिखे वाला आपको पढ़ा दूंगा, ऐसा होता है। तो ये आपका ये नहीं समझना है ऐसे क्वेश्चन दिए हैं हाथ से लिख कर दिए हुए हैं वह, तो ये आपका मैनी क्वेश्चन बैंक है, पूरे आपको क्वेश्चन पढ़ना है और मैं आपको बताने वाला हूँ सॉल्यूशन। देख लिया, सबसे पहले अति लघु 30 प्रश्न दिए 2 नंबर वाले, 10 क्वेश्चन हमें टोटल दिए, क्रम से बताते जाऊंगा। राष्ट्र निर्माण से क्या अभिप्राय है तो देख लेते हैं। 2 नंबर के हैं, 2 लाइन में आपको तैयार करते जाना है। राष्ट्र निर्माण का अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें एक राष्ट्र के लोग मिलकर अपनी साझा पहचान, संस्कृति और मूल्यों के आधार पर एक मजबूत और एकीकृत समाज का निर्माण करते हैं। इसमें विभिन्न समुदायों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाना और उनके बीच एकता को सामंजस्य स्थापित करने में शामिल है। नेक्स्ट, राष्ट्र पुनर्गठन आयोग की आपको क्या है सिफारिशें कब पेश की तो आंसर हो जाएगा 1956 में पेश की। नेक्स्ट है आपका विलय पत्र क्या है तो विलय पत्र देख लेते हैं। तो दोस्तों विलय पत्र के बारे में पूछा जा रहा है। विलय पत्र कहें, सहमति पत्र कहें या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहें। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपका दिया, रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के लिए सहमति पत्र को हम क्या है विलय पत्र कहते हैं, ओके, या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। इस सहमति पत्र के द्वारा कोई भी देशी नरेश भारतीय संघ में शामिल हो सकता है। ये आपका मेन 2 लाइनें रहने वाली हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नियंत्रण रेखा किसे कहते हैं। तो नियंत्रण रेखा क्या है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक सीमा, ये आपका नियंत्रण हो गया, नियंत्रण वास्तविक सीमा है जो कश्मीर में दोनों देशों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में अलग रहती है। यह एक सैन्य सीमा है, इसे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने कब पृथक पाकिस्तान की मांग की तो आंसर क्या रहने वाला है कि मुस्लिम लीग ने 1940 में अपने लाहौर प्रस्ताव में पृथक पाकिस्तान की मांग की। तो 1940 आपको याद रखना है। भारत में कौन सी रियासतें समस्या परक रही जिनमें समस्या रही, तो देखिए ये आपका 6वां क्वेश्चन है। तो आपका रहा जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये 3 रियासत में नहीं जिसमें क्या है समस्या रही। ओके, तो ये जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर। बस आपके क्या एक शब्द एक वाक्य में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो अल्पसंख्यकों की क्या समस्या थी तो अल्पसंख्यकों की समस्या थी उनकी पहचान, संस्कृति और अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। उन्हें डर था कि बहुसंख्यक समुदाय के प्रभुत्व के कारण उनकी विशिष्टता खतरे में पड़ सकती है। नेक्स्ट, संपत्ति की समस्या का समाधान कैसे हुआ तो आपका ये दिया हुआ है स्वतंत्रता के बाद संपत्ति की समस्या के समाधान हेतु भूमि सुधार कानून जैसे जमींदारों का उन्मूलन, भूमि पुनर्वितरण के माध्यम से किया गया। इसके अलावा संपत्ति के अधिकार को कानूनी रूप से परिभाषित किया गया। नेक्स्ट, देसी रजवाड़े किसे कहते हैं। देसी रजवाड़े ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वे रियासतें हैं जिन पर स्थानीय शासकों का शासन था, लेकिन वे ब्रिटिश सत्ता के अधीन इन रजवाड़ों के आंतरिक मामलों की कुछ स्वायत्तता प्राप्त थी। आगे नेक्स्ट हमारा कश्मीर की समस्या क्या है तो कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक क्षेत्रीय विवाद है जो 1947 के विभाजन के बाद से चला आ रहा है। यह विवाद कश्मीर रियासत के भारत में विलय और उसके बाद के अन्य सैन्य संघर्षों से संबंधित है। कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं आपके अति लघु 30 प्रश्नोत्तर। इसके बाद दोस्तों हमारा धीर द्वितीय प्रश्नोत्तर।
पहला हमारा, भारत में राष्ट्र निर्माण संबंधी प्रमुख कौन कौन सी चुनौतियां थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, हमारे चैप्टर का नाम है। तो राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियां आई वो आपसे अक्सर पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आंसर हम देख लेते हैं। तो राष्ट्र निर्माण की 3 आपको चुनौतियां हमेशा पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आता है और आपको एकदम रट के रखना है, बिल्कुल सिंपल रहने वाला है कि जब देश हमारा बना तो उसकी चुनौती क्या आई। पहला तो है कि स्वतंत्रता और बंटवारे के पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा प्रथम चुनौती देश में एकता और अखंडता की थी, क्योंकि विशाल भारत में अनेक धर्म और जाति के लोग रहते थे। तो उसको क्या है, सबको एक साथ कैसे किया जाए। ओके, क्योंकि भारत क्या है, विभिन्नताओं का से भरा देश है, क्योंकि अनेक धर्म है, अनेक जातियां हैं और अनेक भाषाएं बोली वाले क्षेत्र हैं। ओके, हमारे भारत में राष्ट्र निर्माण की दूसरी चुनौती देश का विकास, क्योंकि अंग्रेज पूरे लूट कर ले गए थे, अंग्रेज ने कुछ नहीं छोड़ा था देश में। ओके, तो देश का विकास कैसे हो, उसकी थी समस्या। भारत में राष्ट्र निर्माण की अन्य चुनौती थी देश में लोकतंत्र की स्थापना करना। तो ये आपकी 3 चुनौतियां रहने वाली, बिल्कुल सिंपल, मैंने आपको आंसर दे दिया है। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग की 4 सिफारिशें लिखिए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की आपको 4 सिफारिशें बताना है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की आपकी सिफारिशें क्रम से दी हुई है। तो ये आपका पहले ये पूरा आपको टॉपिक ही दिया हुआ किस प्रकार से राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है और इसकी सिफारिशें इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की क्रम से आपको सिफारिशें दी हुई है, तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे भी दिया हुआ है तो उसे भी देख लीजिए। तो ये आपकी दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें। तो ये हमारा दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, भारत में देशी रियासतों के विलय पर एक लिखेगी। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुनकर आपको समझ लेना है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में देशी रियासतों के विलय का एक लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, भारत में देशी रियासतों के विलय पर आपको लिखना है, क्रम से आपका दिया हुआ है। ओके, विलय के बारे में पूरा दिया हुआ है, अच्छे से इसे आपको तैयार कर लेना है। ओके, पूरा विलय पत्र का बताया जा रहा है, फिर किस प्रकार से जन्म संग्रह हुआ, पुलिस की कार्रवाई है, जम्मू और कश्मीर में विलय किस प्रकार से हुआ, पर विलय का परिणाम क्या निकला। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारत विभाजन के प्रमुख 4 कारणों का वर्णन कीजिए। ओके, तो भारत विभाजन के 4 कारणों का आपको वर्णन करना है। तो ये दिया हुआ है, जिससे अच्छा कंटेंट तो अपना ही बन जाता है टाइप करके। ओके, भारत विभाजन के 4 कारण आपको बताना है। तो पहला है हमारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत। द्विराष्ट्र का सिद्धांत हमारा पहला कारण था। फिर दूसरा हमारा कारण दिया हुआ है कि ब्रिटिश नीति, सामुदायिक दंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भेदभाव। ये 4 पॉइंटों के माध्यम से आपका बताया जा रहा भारत विभाजन के कारण। तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, छोटे राज्यों के निर्माण से क्या लाभ एवं हानियां हैं, लिखिए। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो छोटे राज्य के लाभ और हानियों, निर्माण से लाभ और हानि आपको बताना है। देखिए आपको क्रम से दिए, पहले हमने लाभ बता दिए, फिर आपकी हानियां बता दी। लाभ क्या रहेगा कि देखिए जब छोटा प्रशासन रहेगा तो जब छोटा रहेगा राज्य तो बेहतर प्रशासन होगा। ओके, स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाएगा क्योंकि कम एरिया है, भागीदारी में वृद्धि होगी। हानि देखें तो आर्थिक भरकर्ता होता है, जब छोटे राज्य बनेंगे तो सबके लिए पैसा चाहिए। ओके, अंतर्राज्यीय विवाद होंगे और साथ ही क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ेगा। तो ये आपके लाभ भी दिए हैं और हानि दी है, 3 बता दिए। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा, कश्मीर की समस्या शीत युद्ध का मुद्दा बन गया है, विस्तार से बताइए। तो ये आपको बताना है, कश्मीर की समस्या शीत युद्ध बन चुका है, क्यों। तो ये कश्मीर की समस्या शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है, क्योंकि महाशक्तियों का इसमें हस्तक्षेप हुआ। ओके, इसके साथ ही गुट निरपेक्ष आंदोलन बढ़ रहा है। तो ये आपका दिया हुआ 2 पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है, तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट शरणार्थी समस्या पर एक आपको निबंध लिखना है। शरणार्थी समस्या पर हमारा निबंध इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार करना है कि भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप एक विशाल शरणार्थी समस्या उत्पन्न हुई है। लाखों लोग, जिनमें हिंदू, सिख और मुसलमान शामिल थे, अपने घरों को छोड़कर नए बने देश में पलायन करना पड़ा। इस बड़े पैमाने पर विस्थापन मानव त्रासदी को भी जन्म दिया। हिंसा हुई, लोगों के साथ लूटपाट हुई, ओके, जान माल की बहुत ज़्यादा हानि हुई। ये सब बातें हाँ बताई जा रही हैं। उन्हें पुनर्वास की दिक्कत थी, भोजन आश्रय की, उन्हें रोजगार की, ये सब बहुत सारी दिक्कतें आई। ये शरणार्थी समस्या है के बारे में दिया है, शॉर्ट में एकदम अच्छे से प्रॉपर इजी लैंग्वेज में बता दिया गया है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन के परिणाम क्या हुए और इस विस्तार से आपको इसको लिखना है। तो राज्य पुनर्गठन के क्या क्या प्रमुख परिणाम हुए, तो वो आपका दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला, ये पॉइंट है। ओके, इसको मैंने एक साथ लिख दिया है, आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा तो उसको हाईलाइट नहीं कर पाया हूँ। भाषा के आधार पर राज्यों गठन, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्षेत्रीय आंदोलनों का समन। तो ये आपके दिया हुआ है। और प्रशासनिक दक्षता में सुधार, ये है आपके राज्य पुनर्गठन के प्रमुख परिणाम निकले। कंप्लीट हो जाता हमारा ये। ओके, ये जूनागढ़ वाला आपको यहाँ नहीं लिखना है, ये आपका नहीं रहेगा, ये आपके केवल 4 पॉइंट आपके रहने वाले हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
हैदराबाद का विलय पर टिप्पणी लिखिए। देख लेते हैं सॉल्यूशन। हैदराबाद पर आपको क्या करना है, एक आपको विलय हैदराबाद के विलीकरण में जो समस्याएं हैं या हैदराबाद के विलीकरण के आपको लेख लिखना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में एक क्वेश्चन आपका आ चुका है, पूरा आपका दिया हुआ, बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में दिया है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि सिंपल आपको कहानी से, लॉन्ग वाले को आपको कहानी से पढ़ना पड़ेगा, या आप इतिहास, राजनीति, मतलब 8 सब्जेक्ट लिए हैं तो यहाँ रट नहीं सकते हैं। यहाँ आपको क्या है, टॉपिक को समझकर अपनी लैंग्वेज में आप लिखना है। बस एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या कहानी थी, फिर अपनी भाषा में आप बता सकते हैं। इसके आगे पर ये रहने वाला है, ये आपकी 3-4 लाइन यहाँ दी हुई है, तो इससे भी आपको पढ़ लेना है, हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जूनागढ़ की रियासत के विलय पर टिप्पणी लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ है, जूनागढ़ रियासत पर विलय पर टिप्पणी लिखिए। ये आपका यहाँ से इसके नीचे से आपका रहने वाला, जूनागढ़ रियासत पर विलय पर टिप्पणी। जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय सरदार पटेल के प्रयासों और जूनागढ़ के जनता के जन्म संग्रह के जरिए भारत में शामिल होने से, ये मैंने काट दे दिया कि मैं आपको इसमें ना सेट कर लें, ओके, क्योंकि इसमें क्या है, हाईलाइट नहीं कर पाए, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ से आपका रहने वाला है जूनागढ़ रियासत के विलय के बारे में। तो ये 2 लाइन आपको तैयार करना है। इसके बाद की दोस्तों आपको ये 2 लाइन आपको तैयार करना है। ये 4 लाइन में पूरा आपको बता दिया गया है जूनागढ़ रियासत का विलय के बारे में। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। तो हमारे ये आपका पहला अध्याय के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम देखेंगे दूसरा अध्याय। दूसरा दोस्तों हमारा अध्याय जाता है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसे देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहाँ से हमारे आते हैं अति लघु प्रश्न उत्तर। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने और कब की। चलिए सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ओके, इसमें पहला क्वेश्चन तो भी हमारा ये है कि भारत के 4 राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। 4 राजनीतिक दल भैया जानते ही होंगे, हर विद्यार्थी जानता होगा, इस पार्टी को भी जानता होगा, इस पार्टी को भी जानता होगा, कुछ विद्यार्थी सब पार्टी को जानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी। ये हमारी है राजनीतिक पार्टी। कोई इसमें खास ज़्यादा मेहनत करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ओके, कि आपको बहुत ज़्यादा याद करना पड़ो। नेक्स्ट, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने और कब की। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, आपके 21 अक्टूबर 1951, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन आयोग की मुख्य दायित्व क्या है। तो मुख्य दायित्व होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। मुख्य काम क्या है आपको बता देता हूँ, नहीं पता है तो निर्वाचन आयोग का मुख्य दायित्व है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, जिसमें चुनाव का संचालन, पर्यवेक्षण, ओके, नियंत्रण शामिल होता है, और मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव कार्यक्रम घोषित करना, उम्मीदवारों को मान्यता देना और चुनाव परिणामों की घोषणा करना सुनिश्चित करना। ओके, अभी बहुत ज़्यादा निर्वाचन आयोग और वोट चोरी वाला से चल रहा है, आपने भी अगर सुना होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे भारत में लोकतंत्र क्यों अपनाया गया। तो भारत में लोकतंत्र क्यों अपनाया गया। भारत में लोकतंत्र इसलिए अपनाया गया क्योंकि यह जनता को सरकार चुनने का अधिकार देता है, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। यह सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करता है और उन्हें उनके विचारों को व्यक्त करने तथा निर्णय लेने की क्या है प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। ओके, तो ये सब बातें आप सिंपल ही है, आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट हमारा है कि बहुदलीय शासन प्रणाली क्या है। तो बहुदलीय शासन प्रणाली एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जहां 2 या से अधिक प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रणाली में विभिन्न दल अपने विचारों और नीतियों के प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे नागरिकों को चुनने के लिए अधिक विकल्प मिलते हैं। यह गठबंधन सरकारों के गठन से भी बढ़ावा देता है। कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर देना है। पहला है, लोकतंत्र स्थापित करने में आई प्रमुख चुनौतियों को लिखिए कि लोकतंत्र जब स्थापना हुई देश में तो कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं। तो पहला है आपका विभाजन और विस्थापन की समस्या, दूसरा है अशिक्षा और गरीबी, तीसरा आपकी समस्या यहाँ दी हुई है सामाजिक असमानता, चौथी आपकी समस्या है रियासतों का एकीकरण, पांचवा आपका दिया हुआ है संविधान निर्माण और कार्यान्वयन। तो यह है लोकतंत्र स्थापित करने में आई चुनौतियाँ, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चुनाव आयोग के कार्य व शक्तियाँ लिखिए। तो चुनाव आयोग के पहले कार्य बताना है, तो कार्य और शक्तियाँ लगभग वही आपकी रहने वाली हैं। तो पहला है चुनाव का संचालन नियंत्रण, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, आचार संहिता लागू करना, चुनाव संबंधी विवादों को निपटाना। ये है आपके चुनाव आयोग के कार्य और शक्तियाँ। ओके, कार्य भी वही है और शक्तियाँ भी लगभग वही आपकी रहने वाली हैं। नेक्स्ट हमारा कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधात्मक गठबंधन के रूप में वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में, जिसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक सॉल्यूशन रहने वाला है। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक
गठबंधन के रूप में वर्णन कीजिए। कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1952 से 1967 तक एक दल कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण लिखिए। कितने समय तक क्या कांग्रेस का भैया वर्चस्व रहा, प्रभुत्व रहा, तो इससे क्या कारण है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या कारण है? तो पहला है स्वतंत्रता संग्राम की विरासत, क्योंकि जो कांग्रेस में जितने लोग थे, कांग्रेस में जितने भी लोग थे, जितने भी नेता थे, उन्होंने क्या देश को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया था, इसलिए लोगों ने चाहते थे। ओके। दूसरा है मजबूत नेतृत्व था, मजबूत नेतृत्व क्योंकि उसमें जवाहरलाल नेहरू जो क्या है लोकप्रिय थे, ओके, देश में भी और विदेशों में भी, तो ये लोकप्रिय नेता थे, इस कारण था, मजबूत नेतृत्व था। ओके। संगठनात्मक शक्ति थी, पूरा कांग्रेस का पूरा संगठन था, और व्यापक सामाजिक आधार था। जो कांग्रेस थी वो क्या है गांव-गांव तक जुड़ी थी, लोग गांव-गांव के लोग क्या है कांग्रेस के बारे में उस समय जाना करते थे, क्योंकि शुरू से पूरे देश में आज़ाद कराने में क्या है कांग्रेस ही रहा है। ओके, मतलब कांग्रेस ही सब चलता रहा पूरा, क्योंकि गांधी जी भी उसी में थे, पार्टी में तो शामिल नहीं हुए लेकिन गांधी जी का भी उसमें रहा। ओके, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैन में जितने भी लीडर थे सब वही रहा करते थे। ओके, तो जो देश के आजाद समय कौन एक ही मेन पार्टी थी कांग्रेस, इसलिए इनका प्रभुत्व था। ओके, विपक्षी दलों कमजोर था उस समय, क्या है जो विपक्षी दल थे और बहुत कमजोर थे। ओके, तो इसलिए कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा। तो ये आपके क्रम से दिए 1 2 3 4 5 यहाँ में आपको क्या है बता दिए कारण। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक दलों का विकास लिखिए। तो भारत में राजनीतिक दलों का विकास क्रम से दिया हुआ है। अब देखिए राजनीतिक दलों का विकास पहले स्वतंत्रता के पूर्व काल के देखिए बताया जा रहा है कि केवल एक ही था। स्वतंत्रता के पूर्व क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। ओके, एक मील का पत्थर था। इसके बाद मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसे दल अस्तित्व में आए। पहले मैन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे बड़ा दलों का विकास है, कांग्रेस का प्रभुत्व था। फिर इसके बाद आपका क्या है गठबंधन की राजनीति। ओके, इसके बाद आपका क्षेत्रीय दलों का महत्व, बहुदलीय प्रणाली, ये सब आपका आया हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों अध्याय 2 तक के हमने कभी कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। इसके बाद हमारा आता है अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति। अध्याय 3 के हम क्या है क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो अध्याय 3 के क्वेश्चन आंसर दिए। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न है संचार क्रांति क्या है? तो संचार क्रांति देख लेते हैं कि संचार क्रांति से तात्पर्य संचार तकनीकों और प्रथाओं में हुई तीव्र गति से है, जिसके ने लोगों के लिए सूचना साझा करने और परस्पर क्रिया करने के तरीकों को बदल दिया है, विशेषकर 19वीं और 20वीं शताब्दी में। यह सूचना क्रांति का ही परिणाम है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का अर्थ लिखिए। तो विकास का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या समाज या राष्ट्र के जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रगति और सुधार। इसके बाद यह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा पर्यावरणविद कौन थे? तो पर्यावरणविद कौन थे? वे व्यक्ति जो क्या पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए काम करते हैं। वे पर्यावरण संबंधी मुद्दों का अध्ययन करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं और नीतियों का निर्माण करने में योगदान करते हैं, जो पर्यावरण को बचाने में मदद करते हैं। वो सभी क्या है कहते हैं पर्यावरणविद। नेक्स्ट है उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण क्या होता है? एक आर्थिक नीति है जिसमें सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को कम किया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक खुला और प्रतिस्पर्धी बनाना है, जिससे व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। तो ये हमारी उदारीकरण 2 नंबर के हिसाब से देखिए मैंने 2 लाइन के आपके आंसर तैयार किए हैं। नेक्स्ट बॉम्बे प्लान क्या है लिखिए। तो बॉम्बे प्लान को हम देख लेते हैं। बॉम्बे प्लान पूछा जा रहा है हमसे। बॉम्बे प्लान क्या है? बॉम्बे प्लान 1944 में भारत के प्रमुख उद्योगपतियों का एक समूह द्वारा तैयार किया गया था और यह एक आर्थिक विकास योजना का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद भारत के आर्थिक विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना था, जिसमें उद्योगों के विकास और जन कल्याण पर जोर दिया गया था। आगे देख लेते हैं। इसके बाद आ जाते लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। पहला है पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को समझाइए। तो आपका दिया हुआ है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसके सरकार का हस्तक्षेप कम होता है और बाजार शक्तियों की कीमत निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह आपके पूंजीवाद है। समाजवादी अवस्था में क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार और समुदाय का नियंत्रण होता है। इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण और समानता प्राप्त करना होता है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप अधिक होता है और केंद्रीय नियोजन के माध्यम से संसाधनों का आवंटन किया जाता है। ये आपका समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर आपको बता दिया है। नेक्स्ट है नियोजन क्या है? नियोजन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो देख लेते हैं। तो नियोजन क्या है? नियोजन के आपको प्रमुख उद्देश्य बताना। तो नियोजन का अर्थ है भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य योजना बनाना। तो नियोजन के उद्देश्य पूछे जा रहे हैं। तो नियोजन के उद्देश्य आपके दिए जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति,
संसाधनों का कुशल उपयोग। तीसरा पॉइंट है निर्णय लेने में सहायक, नियंत्रण का आधार। देखिए 4 पॉइंटों के माध्यम से यहाँ नियोजन के उद्देश्य बता दिए। आपने चाहे तो पॉइंट, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा, ये चौथा पॉइंट आप इस प्रकार से दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नीति आयोग पर टिप्पणी लिखी है, तो नीति आयोग पर टिप्पणी दी हुई है, तो नीति आयोग के बारे में बताया जा रहा है, तो इसे आपको यहाँ तैयार कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट आप सबको लेते चलिएगा। ओके, जिससे आपके यहाँ बाद में आपको पेपर के पहले थोड़ा पहले आपको एक बार फास्ट रिवीजन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिएगा। ओके, नीति आयोग के बारे में है। वाम पंथ व दक्षिण पंथ क्या है लिखिए, तो वाम पंथ के बारे में पहले बताया जा रहा है, फिर दोस्तों आपका दक्षिण पंथ के बारे में बताया जा रहा है, तो इसको भी आपको देख लेना। वाम पंथ एक राजनीतिक विचारधारा है, आमतौर पर सामाजिक समानता, प्रगतिशील और सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करने का समर्थन करती है। वाम पंथ में ये भी दक्षिण पंथ क्या होता है हमारा, राजनीतिक विचारधारा आमतौर पर परंपरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सीमित सरकारी हस्तक्षेप और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है। इसमें अक्सर निजी संपत्ति के अधिकारों कम करो और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में नियोजन को क्यों अपनाया गया है, तो नियोजन को क्यों अपनाया गया भारत में, तो इसका आपको उत्तर दिया हुआ है। भारत में नियोजन का मुख्य रूप से स्वतंत्रता के बाद भारत आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाया गया है। इसका उद्देश्य संसाधनों का कुशल आवंटन करना, गरीबी को कम करना, असमानता को दूर करना, असंतुलित क्षेत्रीय विकासों को सुनिश्चित करना है। नियोजन के माध्यम से सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग और शिक्षा, स्वास्थ्य में विकास में गति देने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे क्या है, अध्याय 3 के भी सभी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, तो सभी आपको तैयार कर लेना है। अब लास्ट अध्याय हमारा रह जाता है अध्याय 4, भारत के विदेश संबंध, तो इसके हम क्या है क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। अध्याय 4 में दोस्तों हमारे सबसे पहले अति लघु प्रश्न आते हैं। पहला क्वेश्चन है, शांतिपूर्ण से अस्तित्व से आप क्या समझते हैं, देख लेते हैं। तो शांतिपूर्ण से अस्तित्व का अर्थ है विभिन्न विचारधाराओं, सामाजिक प्राणियों और संस्कृतियों वाले देशों का एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और विवादों को बातचीत तथा सहयोग से सुलझाना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारत की विदेश नीति का अर्थ आपको बताना है। तो भारत की विदेश नीति का से तात्पर्य उन सिद्धांतों और उद्देश्यों से है जो भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनाता है। यह देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा एवं संवर्धन के लिए बनाई गई है, जिसमें पंचशील के सिद्धांत भी आते हैं, प्रमुख रहते हैं। इसमें भारत की विदेश नीति में पंचशील के सिद्धांत प्रमुख है। गुणनिरपेक्षता देश के सदस्य संख्या व वर्तमान आपको बताना है। तो ये वर्तमान में गुणनिरपेक्ष के हमारे जो देशों हैं कितने हैं, 120 सदस्य देश हैं गुणनिरपेक्ष आंदोलन के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि गुणनिरपेक्ष का अर्थ लिखिए, तो इससे तो आपको तैयार होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत हाई चांस है कि आपसे पूछा जाए गुणनिरपेक्षता का अर्थ। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ किसी भी प्रमुख शक्ति गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना और शांति व सहयोग को बढ़ावा देना, ये होता है आपका गुटनिरपेक्षता का अर्थ। तो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ 2 गुट थे। तो भारत ने निर्णय किया कि हम अगर किसी एक में जाते हैं तो हमें उसकी क्या गुलामी करनी पड़ेगी, उसकी बात माननी पड़ेगी, उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। अमेरिका में जा और इसके साथ ही दूसरे से बुराई हो जाएगी। अमेरिका से साथ जाएंगे सोवियत संघ से बुराई हो जाएगी, सोवियत संघ के गुट में जाएंगे तो अमेरिका से हमारी बुराई हो जाएगी। हमें तो क्या है दोनों को लेकर चलना है, क्योंकि अभी हमारा देश आजाद हुआ है। ओके, इसलिए भारत ने क्या गुणनिरपेक्षता की नीति अपनाई, यानी हमें दोनों गुट में शामिल नहीं होना, हमें मतलब क्या रहना, दोनों गुट से अलग रहना। इसे हम कहते हैं गुणनिरपेक्षता की नीति। ओके, आगे हमारा क्वेश्चन है पंचशील सिद्धांत कौन से हैं। पंचशील सिद्धांत आपको बताने हैं, तो ये आपके दिया है, क्रम से दिए हैं पंचशील सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत आपके दिए हैं, जैसे एक बार आपको पढ़ के जरूर रखना है। ओके, ये है आपके पंचशील सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका कि भारत की विदेश नीति के 2 निर्धारक तत्व लिखिए। तो भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व पहला है भौगोलिक स्थिति, दूसरा है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत। तो ये है भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने परमाणु निरीक्षण कब किया। तो भारत ने परमाणु निरीक्षण 1974 पूरक में किया था फर्स्ट, फिर उसी के बाद 1998 में किया था। ओके, पूरखई में राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दलाई लामा कौन थे। तो दलाई लामा तिब्बत बौद्ध धर्म गुरु गैकुल स्कूल के आध्यात्मिक नेता थे और पारंपरिक रूप से तिब्बत के सर्वोच्च नेता माने जाते थे। वर्तमान में ये दलाई लामा क्या है, नैजिद ग्यात्सुच है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा व्यापार परमाणु निरीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT पर हस्ताक्षर करने से भारत ने इनकार क्यों कर दिया। ओके, तो भारत ने इनकार क्यों कर दिया, क्योंकि भारत क्या मानता है, भारत इसे भेदभावपूर्ण नीति मानता है। इसमें क्या कहा जाता है,
नाम ही है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी कि अगर इसमें साइन कर देते तो अब से हम क्या है परमाणु नहीं बना पाएंगे, परमाणु बम नहीं बना पाएंगे। तो ये भेदभावपूर्ण नीति कैसे हुई? ये ऐसे हुई कि जो बड़े बड़े देश थे जैसे रूस है, चीन है, इन सब ने तो बना लिए, ओके, अमेरिका है, इन सब ने परमाणु बम बना लिए। जब हमारे टाइम आया बनाने का तो तुम प्रतिबंध लगा दे रहे हो हमारे ऊपर। तो ये हो जाती है आपकी क्या है CTBT के सीधे हस्ताक्षर मना कर दिए कि अपने टाइम में तो बना लिया, पहले सबने अपना बना लिया, जो बड़े बड़े देश हैं, ओके, अमेरिका है, रूस है, इन्होंने अच्छा बना ली, बहुत सारे परमाणु बम रख लिए। और जब भारत का टाइम आया, जो और भी देश हैं जो अभी विकसित नहीं हो पाए थे, ओके, विकासशील देश हैं, उन्होंने अपना बनाने स्टार्ट किया तो प्रतिबंध लगा रहे हो। तो ये भेदभावपूर्ण है, ओके, तो इस प्रकार से कि तुम अपने पास रख लिए परमाणु, हमारा बनाने का टाइम आया परमाणु बम, तुम प्रतिबंध लगा रहे हो। तो ये भारत का कहना है, इसलिए उसने कहा हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। लिखना कैसे वो आपका यहाँ बताया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य तत्व क्यों मानते थे, समझाइए। देख लेते हैं। तो नेहरू विदेश नीति के संचालन में स्वतंत्रता को एक अनिवार्य तत्व मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि नव स्वतंत्र भारत में अपनी राष्ट्रीय पहचान और हितों की रक्षा के लिए गुट के दबाव में आए बिना स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना आवश्यक है। यह गुट निरपेक्षता का सिद्धांत है, ओके। मतलब वैसे भी तो हम क्या अंग्रेजों के इतने साल तक 200 साल तक गुलाम रहे हैं, हमें क्या स्वतंत्रता चाहिए है, हम अपने निर्णय अपने से ले सकें, ओके। अगर यदि हम किसी गुट में शामिल हो जाते, अमेरिका के साथ हो जाते, तो हमें अमेरिका की बातें माननी पड़ती है, और जिसकी हम बात माने हैं उसकी गुलामी कर सके इस बार से। और अगर हम सोवियत संघ के होते तो सोवियत संघ की बात माननी पड़ती है, जबकि हम क्या रहना चाहते थे, हम क्या स्वतंत्र रहना चाहते थे, इसलिए क्या है गुट निरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया नेहरू जी ने, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध का क्या कारण था। तो अब 2 नंबर के सब क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 2 लाइन में मैंने बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपको बता रहा हूं, ओके। 1971 में भारत पाकिस्तान का मुख्य कारण था पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में चल रहा मुक्ति संग्राम था। पाकिस्तान की सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में किए जा रहे अत्याचार, बड़ी संख्या में शरणार्थियों का भारत में प्रवेश के कारण भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कारगिल संघर्ष क्या है। कारगिल संघर्ष देख लेते हैं। तो ये कारगिल संघर्ष के बारे में बताया जा रहा है, तो इसे भी आपको तैयार करना है। कारगिल संघर्ष कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ एक सशस्त्र संघर्ष था। यह युद्ध पाकिस्तानी सेना और कश्मीरियों के भेष में घुसपैठियों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ के कारण शुरू हुआ था, ओके। ये आपका दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध के बारे में बताया जा रहा है। शीत युद्ध आपका क्या है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक भू राजनीतिक तनाव की अवधि थी, ओके, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1991 में सोवियत संघ के विघटन तक चली, ओके। यह सीधे तौर पर सैन्य संघर्ष के बजाय मतलब डायरेक्ट ये लड़ाई नहीं होती थी, ओके, मतलब वैचारिक राजनीतिक और आर्थिक तकनीकी प्रतिस्पर्धा पर आधारित थे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट शिमला समझौता किन किन राष्ट्र अध्यक्षों के बीच हुआ और कब हुआ। तो शिमला अध्यक्ष हुआ जो समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हुआ कि ओके, उसमें कौन थे, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो बीच शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में ये थे जो शिमला वहां पर क्या संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है निःशस्त्रीकरण का तात्पर्य क्या है। तो निःशस्त्रीकरण का तात्पर्य है हथियारों विशेषकर सामूहिक विनाश के हथियारों जैसे परमाणु हथियार के निर्माण भंडारण और प्रसार को कम करने या समाप्त करने की प्रक्रिया है, इसे कहते हैं निःशस्त्रीकरण का मतलब है, ओके। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे धीर द्वितीय प्रत्यय यानी लॉन्ग वाले देख लेते हैं। इस चैप्टर से आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है। पहला है भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत लिखिए। तो मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये क्रम से आपके दिए हुए हैं भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत, ओके। यहाँ मैंने बहुत शॉर्ट में कर दिया, आप चाहे तो फिर अपने लैंग्वेज में और ज्यादा आप यहाँ लिख सकते हैं, ओके। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट हमारा गुण निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक लिखिए। तो गुण निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक कौन से हैं, शीत युद्ध को से दूरी और संबंधता की रक्षा, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति, ये मेन पॉइंट आपके रहने। अब इस पॉइंट के अंतर्गत आप थोड़ा सा और विस्तार से भी लिख सकते हैं, लेकिन कम समय है तो मैंने ज्यादा लॉन्ग नहीं किया, मैंने उसे और सॉर्ट आउट कर दिया, आपको नोट्स की तरह मैं दे रहा हूं ताकि आप कम समय पढ़ लें और माइंड में आपका फिट हो जाए। नेक्स्ट है भारत में परमाणु नीति को स्पष्ट कीजिए। तो भारत की परमाणु नीति को आपको बताना है। तो भारत की परमाणु नीति के बारे में आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लेकर उसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है असंलग्नता की नीति का अर्थ व विकास को संक्षेप में लिखिए। असंलग्नता की नीति का विकास कार्यक्रम क्या है। असंलग्न की नीति का अर्थ भारत के किसी भी सैन्य गुट या गठबंधन में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेगा। और इसका विकास का है, यह नीति शीत युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा विकसित की गई। किसके द्वारा विकसित की, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा विकसित की गई। इसका उद्देश्य 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को महाशक्तियों के प्रभाव से बचाना और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी स्वायत्तता यानी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पश्चात विश्व राजनीति में भारत की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता के पश्चात
विश्व राजनीति में भारत की स्थिति क्या थी, तो पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है। पहले गुटनिरपेक्षता का नेतृत्व किया भारत ने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रहा, विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व किया, इसके साथ ही आर्थिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। ये आपका दिया है स्वतंत्रता के पश्चात विश्व राजनीति में भारत की स्थिति, तो तैयार कर लीजिएगा। ओके, थोड़ा मैंने जैसे आपको ये है 4 नंबर का, तो छोटा है मुझे पता है, लेकिन मैंने इसे सॉर्ट आउट किया, इसे थोड़ा सा और आपको विस्तार से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ये हमारे इस प्रकार से क्या है कंप्लीट हो जाता है। सभी अध्यायों के मैंने आपको क्या है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, और आपको बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है कि आप क्या है अच्छे से क्या है सभी को तैयार कर सकें। कम समय है आपके पास, बहुत कम समय है, फिर भी आप क्या है, इसलिए मैंने थोड़ा सॉर्ट आउट करके आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता दिए हैं, जिससे आप क्या है सब क्वेश्चन पढ़ सकें और तैयार कर सकें। इस प्रकार से दोस्तों हमारे 4 वीडियो आई हैं। ओके, पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरे ऑब्जेक्ट करा दिए थे, पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमारे क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। चारों वीडियो एक बार फिर के अच्छे से देख लीजिएगा, फिर और आपको क्या है सभी तैयार कर लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन बैंक की जो क्वेश्चन है तैयार कर लीजिएगा। तो गारंटी के साथ दोस्तों आप होने वाली त्रैमासिक परीक्षा में राजनीति शास्त्र में 80 में 80 स्कोर करेंगे। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।